जय इन साथियों। ईओ, आरओ, सीईटी और जितने भी राजस्थान के लेवल की प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उन सब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपन ईओ और आरओ के सिलेबस के अंतर्गत पढ़ रहे थे और उसमें सब चीज को समेटने का प्रयास अपना जारी था और चयनात्मक अध्ययन के साथ सही दिशा के अंतर्गत बढ़ने के लिए हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। और राजस्थान के भौतिक प्रदेश बहुत अहम है क्योंकि ये एक नींव है और इस पे पूरे राजस्थान के जीके की या राजस्थान के भूगोल की इमारत खड़ी होगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और दूसरा अपना जो डीओआरओ के सिलेबस के अंतर्गत जो दूसरा टॉपिक है वो है अपना राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं। टॉपिक है राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं। तो राजस्थान की जलवायु की विशेषताओं की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले अपने को राजस्थान की जलवायु को समझना है। पूरी की पूरी बातों को जब समझेंगे और 100% क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे, हर टॉपिक को, हर चैप्टर को क्लियर करते हुए चलेंगे, तब राजस्थान की जलवायु की विशेषता अपने आप लास्ट में उभर के आ जाएगी। और अपना ये विचार है कि पूरी राजस्थान की जलवायु को अपन 4 वीडियो में समेट देंगे और उसके बाद में उसका जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसका वीडियो लेके आएंगे। तो आज अपना फर्स्ट क्लास राजस्थान की जलवायु की प्रथम क्लास के अंतर्गत है बात करते हैं कि राजस्थान की जलवायु को किस तरीके से पढ़ना है। तो सबसे पहले तो अपन जो वर्षों से देखते हुए आ रहे हैं उसी को ध्यान में करते हुए पढ़ते हैं कि राजस्थान की जलवायु के बारे में जो मानक जलवायु के जो प्रकार है वो उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे। पहले जो अपने को एजुअली जो इतने वर्षों में जो हमने देखा है उसी के बारे में थोड़ा विस्तार से और सही तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं राजस्थान की जलवायु में तो ऋतुएं। तो प्राचीन या परंपरागत जो वर्गीकरण है उसमें ऋतुएं महत्वपूर्ण स्थान रखती है और पूरे भारत के अंतर्गत 6 ऋतुएं मानी गई है। परंतु राजस्थान के संदर्भ में अगर बात करें तो राजस्थान में ऋतुओं की संख्या 3 मुख्य रूप से उभर कर आती है। तो सबसे पहले अपने पास आती है ग्रीष्म ऋतु, उसके बाद आती है वर्षा ऋतु और उसके बाद आती है शीत ऋतु। तो अपने पास मौसम के हिसाब से चलें तो राजस्थान में 3 ऋतुएं उभर कर आती है, ग्रीष्म, वर्षा और शीत। अब इसमें मुख्य बात, अब ग्रीष्म कब है, वर्षा कब है और शीत कब है, एक तो अपने को समय को समझना है। तो ग्रीष्म ऋतु कहां से स्टार्ट होती है? मार्च से स्टार्ट होती है। अंग्रेजी महीनों की बात करें तो मार्च से मध्य जून, यानी जब भयंकर गर्मी अपने चरम पर होती है, गर्मी स्टार्ट होती है मार्च से और मध्य जून तक चरम पर होती है। तो मार्च से मध्य जून क्या हो जाएगा अपने पास है? ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी। वर्षा ऋतु अपने पास कब हो जाएगी? मध्य जून से सितंबर तक। मध्य जून से सितंबर तक अपने पास क्या हो जाएगी? वर्षा ऋतु हो जाएगी। और अक्टूबर से फरवरी तक अपने पास क्या हो जाएगी? शीत ऋतु हो जाएगी। तो ये 3 मुख्य बातें, ये अपने परंपरागत है जो सदियों से चलता आ रहा है, जिसका विवेचन और साइंटिफिक या ज्योग्राफिकल जो है तरीका उसमें अलग से बात करेंगे। परंतु सबसे पहले अपना जो मूल है उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून, वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर और अक्टूबर से फरवरी तक शीत ऋतु मानी जाती है। अगर वसंत भी मान ले तो परंतु वसंत इसी शीत के अंतर्गत या इसी वर्षा के अंतर्गत मिला जुला में राजस्थान में जाता है। तो राजस्थान में मुख्य रूप से 3 ऋतुएं उभर कर आती है। तो सबसे पहले बात करते हैं तो ग्रीष्म ऋतु में क्या खासियत है। ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में 3 बातें निकलती है। एक तो ग्रीष्म ऋतु में क्या चलती है? लू चलती है। दूसरा ग्रीष्म ऋतु में क्या चलती है? आंधियां चलती है। और तीसरा ग्रीष्म ऋतु में क्या चलता है? बबूलिया। ये 3 चीजें मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु में निकलती है। और एक ग्रीष्म ऋतु की अगर तापमान की बात करें, कोई भी ऋतु का निर्धारण है उसका मूल क्या है? तापमान है।
तो तापमान की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में मार्च से मध्य जून में तापमान 40 से लेकर के 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह तो हो गया अधिकतम तापमान, हाईएस्ट तापमान। और न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो न्यूनतम तापमान है वो 35 से 40 डिग्री रहता है। तो यानी कि इस समय में खूब गर्मी पड़ती है, 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान अपने पास पहुंच। मुख्य रूप से ग्रीष्म की बात करें तो क्या ही मार्च से मध्य जून हुआ, लू इसमें मुख्य रूप से चलती है, आंधियां चलती है, भगुलिया चलता है। तापमान की कंडीशन ये रहती है कि 40 से 50 और 35 से 40, अधिकतम तो 50 डिग्री तक पहुंच जाता है और न्यूनतम 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। आगे अपन बात करते हैं वर्षा की। तो वर्षा में मुख्य रूप से क्या आता है? वर्षा में एक ही चीज मुख्य रूप से आता है, मानसून। ये अपने टॉपिक हो गए, अपना एक व्यू एकदम तैयार है कि अपने किन किन टॉपिकों के बारे में पढ़ना है। मानसून, और मानसून की अगर बात करते हैं तो इसमें टेम्परेचर 30 से 35 रहता है और 25 से लेकर के 30 से 35 अगर हाईएस्ट तापमान की बात करें तो 30 से 35 डिग्री सेल्सियस रहता है। और नीचे के तापमान की बात करें, सबसे कम तापमान की अगर बात करें तो ये पहुंच जाता है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये तापमान, और इसमें वर्षा ऋतु में मुख्य रूप से अपने पास क्या आता है? मानसून ही उभर कर आता है। आगे अगर अपन बात करते हैं शीत ऋतु में, इसमें 3-4 बातें निकल के आती है। सबसे पहली बात होती है मानसून का निवर्तन। मानसून का निवर्तन, निवर्तन का मतलब होगा लौटना, वापस होना, लौटना, वापिस। तो मानसून क्या है कि अक्टूबर के महीने में लौटना स्टार्ट हो जाता है। तो अक्टूबर में मानसून का निवर्तन, एक घटना तो शीत ऋतु में ये हुई। मुख्य रूप से कौन कौन सी बातें उभर के आती है? दूसरी बातें आती है अक्टूबर हीट। अक्टूबर हीट यानी जब मानसून लौट जाता है तो एक बार वापस गर्मी आ जाती है, उसको क्या कहते हैं? अक्टूबर हीट कहते हैं। और इसको अपन अगर अपनी भाषा में कहें भारतीय महीनों के अनुसार तो कार्तिक हीट कह सकते हैं। कार्तिक हीट, कार्तिक का मतलब है दीपावली के आसपास एक विशेष प्रकार की गर्मी सी उभर कर आती है मानसून लौटने के बाद, तो उसको कार्तिक हीट भी कहते हैं। कार्तिक के महीने में दीपावली आती है तो मानसून का निवर्तन हो जाता है। इसमें शीत ऋतु में क्या, शीत ऋतु की शुरुआत होती है, अक्टूबर हीट हो जाती है। और क्या होता है? और इस समय एक मौसमी घटना में मावट भी आती है। मावट, मावट भी इसी अक्टूबर से फरवरी के बीच में आती है। और चौथी घटना होती है शीतलहर। शीतलहर भी चलती है। तो ये अपने पास मुख्य रूप से मूल जो वर्षा ऋतुओं की अगर बात करते हैं तो 3 ऋतु उभर के आई। ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून, लू चलती है, आंधियां चलती है, बबूले आते हैं, तापमान 40, 50, 35, 40 तक नीचे चला जाता है। वर्षा मध्य जून से सितंबर तक मानसून है, तापमान 35 से 30 डिग्री के लगभग रहता है। और अक्टूबर में, अक्टूबर से फरवरी शीत ऋतु होती है जिसमें मानसून का निवर्तन, मानसून लौट जाता है। अक्टूबर हीट, अक्टूबर में वापस गर्मी आ जाती है एक बार। और मावट और शीतलहर ये मुख्य रूप से अपने पास बिंदु उभर के आते हैं। अब अगर अपन बात करते हैं लू की, सबसे पहले किसकी बात करते हैं? लू की। तो लू किसे कहते हैं अपने को पता ही है, पश्चिम बलोचिस्तान है। पश्चिम बलोचिस्तान के पठार से आने वाली गर्म वह शुष्क हवाएं लू कहलाती है। तो पश्चिम जो बलोचिस्तान का पठार है, राजस्थान में हवा किधर से आती है? गर्म लू कहां से आती है? पश्चिम से चलती है, अपने को पता ही है। इसकी दिशा है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है, या पश्चिम दिशा से मुख्य रूप से ये आती है। तो कहां से आती है? बलोचिस्तान के पठार से आती है। और वहां पर क्या है कि बलोचिस्तान का पठार है वो हो जाता है गर्म, और वहां से फिर क्या है कि वहां पर, और राजस्थान में उस समय निम्न दाब बन जाता है। तो हवा है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। तो बलोचिस्तान के पठार से गर्म हवा है वो क्या है कि राजस्थान की तरफ है, पाकिस्तान होते हुए आती है। और पश्चिम बलोचिस्तान के पठार से आने वाली गर्म हवाएं, शुष्क हवाएं क्या कहलाती है? लू कहलाती है। और अगर बात करें तो लू को क्या कहते हैं? इस समय राजस्थान में लू को स्थानीय भाषा में तवा भी कहते हैं। तवा, तवा का मतलब हो गया जेस्ट।
ज्येष्ठ माह में चलने वाली गर्म हवाएं। सबसे ज्यादा अगर भारतीय महीनों की बात करें तो जेठ के महीने में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, ज्येष्ठ जिसको कह सकते हैं। तो ज्येष्ठ माह में जो गर्म हवा चलती है उसको क्या कहते हैं? तवा कहते हैं। तवा और लू एक ही चीज है। तो पश्चिम बलोचिस्तान के पठार से जो आती है गर्म हवाएं उसको क्या कहते हैं? लू कहते हैं। तो तवा भी अपने को पता चल गया, लू का ही नाम है तवा है। अब इसका कारण क्या है कि ये लू क्यों बनती है? लू का कारण, अगर कारण की बात करते हैं तो कारण की बात है तो लू क्यों बनती है? लू का कारण है तापमान का अभिवहन। तापमान का अभिवहन, वह क्षैतिज, तापमान का अभिवहन का मतलब तापमान का आगे बढ़ना और संचरण, क्षैतिज संचरण। लू का कारण क्या है? लू का कारण है तापमान का अभिवहन, तापमान बढ़ता है। और क्षैतिज का मतलब होता है कोई भी चीज, जैसे ये लंबवत है, कोई भी चीज ये लंबवत है, इसके ऊपर आड़ा है, वो क्या है? क्षैतिज है। तो तापमान क्या है कि इस तरीके से ऊपर बढ़ता है, इस तरीके से। और इसी कारण क्या है कि रेगिस्तान में मृगमरीचिका बनती है। तो तापमान का अभिवहन, तापमान आगे बढ़ता है और किस दिशा में बढ़ता है? क्षैतिज संचरण, यानी क्षैतिज दिशा में तापमान का अभिवहन से लू उत्पन्न होती है। लू उत्पन्न होने का कारण क्या है कि तापमान का अभिवहन व क्षैतिज संचरण होता है, इस कारण लू उत्पन्न होती है। अगर राजस्थान में बात करें तो सबसे ज्यादा लू की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा लू चलती है बाड़मेर, क्योंकि वहां का कुछ हिस्सा पथरीला है और पथरीला इलाके की एक खासियत होती है कि वो ठंडा जल्दी से होता ही नहीं है। रेत की एक खासियत होती है या बालू की एक खासियत होती है कि वो जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडा भी होती है। परंतु बाड़मेर का कुछ इलाका ऐसा है जहां पर पथरीला रेगिस्तान भी है। तो इस कारण क्या है कि सबसे ज्यादा लू कौन से जिले में चलती है? बाड़मेर में चलती है। अगर पूरे राजस्थान में बात करें तो सबसे ज्यादा लू कहां चलती है? पश्चिमी राजस्थान में, जिसको अपन उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जिसको कहते हैं, उसमें सबसे ज्यादा लू चलती है। 61.11% और 12 जिले इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। तो सबसे ज्यादा लू कहां चलती है? पश्चिमी राजस्थान। और जिले की बात करें तो बाड़मेर में सबसे ज्यादा लू चलती है। अब आगे अपन बात करते हैं लू के बाद अपने पास दूसरी चीज कौन सी निकल के आती है? लू के बाद है सेकंड नंबर पर आंधियां। आंधियां किसे कहते हैं? आंधियां का तो अपने को पता ही है, ये भी धूल भरी होती है। आंधियां भी क्या होती है? धूल भरी होती है। धूल भरी आर्द्र हवाएं। लू है वो तो शुष्क होती है बिल्कुल और गर्म होती है। आंधी लू की अपेक्षा ठंडी होती है। तो ये धूल भरी होती है, इसमें सबसे ज्यादा धूल की मात्रा होती है और ये कुछ आर्द्र होती है, लू की अपेक्षा आर्द्र होती है। तो ये धूल भरी आर्द्र हवाएं क्या कहलाती है? आंधियां कहलाती है। और ये कारण क्या है इसका कारण क्या है? अगर आंधियों के कारण की बात करें तो वही कारण होगा तापमान का सहवनीय ऊर्ध्वाधर संचरण। तापमान का सहवनीय ऊर्ध्वाधर संचरण। लू में तापमान का क्षैतिज संचरण होता है और आंधियों में तापमान का ऊर्ध्वाधर संचरण होता है। आंधियों में तापमान इस प्रकार से सीधी लाइन में चलता है। तो इसमें क्या है कि इसका कारण क्या है? आंधियों का तापमान का सहवनीय, एक कारण तो सहवनीय और दूसरा ऊर्ध्वाधर संचरण इसका कारण होता है। तो धूल भरी आंधियां का कारण क्या है? तापमान का सहवनीय और ऊर्ध्वाधर संचरण। अब अगर बात करें तो किस महीने में सबसे अधिक चलती है? किस माह में सबसे अधिक? तो ये मई महीने में सबसे अधिक चलती है। मई माह में आंधियां सबसे अधिक चलती है।
और अगर बात करें तो किस जिले में सर्वाधिक है, हाईएस्ट किस जिले में है, तो श्री गंगानगर में सबसे अधिक चलती है। और औसत इसकी संख्या 27 दिन चलती है। अगर सबसे कम बात करें तो सबसे कम किस जिले में चलती है, तो ये सबसे कम चलती है झालावाड़ में, और औसत 3 दिन ही चलती है। तो अपन ने बात कर ली लू क्या है, आंधियां क्या है, और अब अगला अपने बात करते हैं बबूल्या क्या है। तो ग्रीष्म ऋतु में जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो अपन निकाल के लाए, और अब बात करते हैं बबूल्या क्या है। बबूल्या की अगर बात करते हैं तो ग्रीष्म में धूल भरी चक्रवाती हवाएं, बबूल्या क्या है, ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी, ये भी धूल से भरी हुई होती है, लू धूल से भरी हुई नहीं होती है, कम धूल से भरी हुई होती है, आंधी सबसे ज्यादा भरी हुई होती है, और ये बबूल्या जिसको चक्रवाती हवाएं कहते हैं वो भी धूल से भरी हुई होती है। ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी चक्रवाती हवाएं, चक्रवाती हवाएं क्या कहलाती है, बबूल्या कहलाती है। चक्रवात का मतलब इस तरीके से ये चलती है, तो चक्रवात की तरह चलती है। तो ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी चक्रवाती हवाएं क्या कहलाता है, बबूल्या कहलाता है। अगर इसकी बात करें तो ये कारण क्या है, बबूल्या क्यों बनता है, कारण इसमें क्या है कि कोई भी चक्रवात जब बनता है तो उसके केंद्र में उच्च तापमान वह निम्न वायु दाब, तो इसका जो सेंटर होता है उसके अंतर्गत नीचा तापमान तो तेज हो जाता है, तापमान बढ़ जाता है, और वायु का दाब है वो निम्न हो जाता है। जब अंदर सेंटर केंद्र के अंतर्गत उच्च तापमान और निम्न दाब होता है तो बाहर क्या होता है, बाहर इसका उल्टा होता है, बाहर में तापमान कम हो जाता है और वायु दाब अधिक हो जाता है। और जहां और हवा कैसे चलती है, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है, तब हवा क्या है कि अंदर की तरफ है चलती है। तो केंद्र में उच्च तापमान और निम्न वायु दाब हो जाता है, और परिधि में निम्न तापमान व उच्च वायु दाब हो जाता है, और इसके कारण क्या चलता है, ये बबूल्या चलता है, जिसको चक्रवाती हवाएं कहते हैं। सबसे ज्यादा कहां चलता है, हाईएस्ट कौन से जिले के अंतर्गत बात करें तो बीकानेर में सबसे ज्यादा बबूल्या चलते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है कि बीकानेर में सबसे ज्यादा बबूल्या चलते हैं। एक बार इसमें और एक फैक्ट और ध्यान रखना है कि लू से तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, लू से तो तापमान बढ़ता है और आंधी से तापमान घटता है, ये अपने को ध्यान में रखना है, ये फैक्ट ध्यान रखना है। ग्रीष्म ऋतु में लू से तापमान बढ़ता है और आंधियों से तापमान घटता है। अब ये मुख्य मुख्य बातें जो ग्रीष्म ऋतु से संबंधित थी वो सारी बातें समेट ली अपने। 3 उसमें मुख्य बातें, इसमें लू चलती है, आंधियां चलती है और बबूल्या चलता है। लू का क्या प्रभाव पड़ता है और बबूल्या का क्या प्रभाव पड़ता है, आंधियों का क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी तुलना अपन ने कर ली कि ग्रीष्म ऋतु में लू जब चलती है तो तापमान बढ़ता है और जब आंधी चलती है तो तापमान घटता है। अब आगे और भी ग्रीष्म ऋतु से जो मुख्य मुख्य फैक्ट और निकल के आते हैं उन फैक्ट के बारे में अगर अपने बातें करते हैं तो अब आगे राजस्थान में इसी के मद्देनजर और महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर बात करते हैं तो महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर बात करते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में और मुख्य मुख्य तथ्य कौन से निकलकर आते हैं। तो एक बात करते हैं, सर्वाधिक
तापमान, इसमें दो चीजें आ जाएंगी, सर्वाधिक तापमान वाला जिला और सर्वाधिक तापमान वाला स्थान। अगर स्थान की बात करते हैं, सर्वाधिक तापमान स्थान, सर्वाधिक तापमान के स्थान की बात करते हैं तो अपने पास क्या हो जाएगा, फलोदी। फलोदी ये कहां पड़ता है, जोधपुर में। और एक हो जाएगा राजस्थान में सर्वाधिक तापमान जिला। सर्वाधिक तापमान अगर जिले की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा तापमान कहां पर होता है, चूरू जिले में होता है। चूरू जिला ऐसा है कि वो सर्वाधिक तो ठंडा भी वही रहता है अगर बात करें औसत, और सर्वाधिक गर्म भी क्या रहता है, चूरू जिला ही रहता है। तो सर्वाधिक तापमान वाला स्थान, इंपॉर्टेंट बात है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए पूछे जाते हैं कि सर्वाधिक तापमान वाला स्थान कौन सा है, तो याद रखना है अपने को फलोदी, जोधपुर। सर्वाधिक तापमान वाला राजस्थान में जिला कौन सा है, तो याद रखना है अपने को चूरू। अब आगे अगर अपन बात करते हैं कि सर्वाधिक, सर्वाधिक वाला हो गया, अब निम्नतम, निम्नतम तापमान वाला स्थान। सर्वाधिक की बात कर ली तो अब निम्नतम की बात करते हैं। सर्वाधिक में स्थान की बात कर ली और जिले की भी बात कर ली। अब निम्नतम तापमान वाला स्थान, निम्नतम तापमान के स्थान की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, माउंट आबू। कौन से जिले में हो जाता है, सिरोही में। और ये माउंट आबू सर्वाधिक ठंडा स्थान क्यों है निम्नतम तापमान वाला, ग्रीष्म ऋतु की अगर बात करें तो निम्नतम तापमान वाला स्थान क्यों है माउंट आबू, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर क्या है, नीचे गिरता है। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, ये समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है, वो ये माउंट आबू है वो पर्वतीय स्थल है, और माउंट आबू जो स्थान है वो गुरु शिखर और जो उसके जो आसपास वाला स्थान है वो माउंट आबू के अंतर्गत आता है, जो दक्षिणी अरावली के अंतर्गत है शामिल होता है। पूरा का पूरा दक्षिणी अरावली है जो सिरोही जिले के अंतर्गत लगभग शामिल होता है, कुछ भाग उदयपुर के अंतर्गत, राजसमंद और उसमें शामिल होता है। तो ये वाला स्थान क्या है कि औसत इसकी समुद्र तल से ऊंचाई अधिक है, तो ये जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तापमान नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है। और तापमान गिरने का रेशियो क्या रहता है कि प्रति 165 मीटर, प्रति 165 मीटर पर -1 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है। अगर आप तल से या जमीन से 165 मीटर ऊपर गए 1 डिग्री डाउन, फिर 165 मीटर ऊपर गए फिर 1 डिग्री डाउन, तो इस प्रकार से क्या है कि तापमान गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो ये वायुमंडल का है। तो निम्नतम तापमान वाला स्थान कौन सा हो जाएगा, माउंट आबू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ये पर्वतीय क्षेत्र है और पर्वतीय क्षेत्र में जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं वैसे तापमान गिरना स्टार्ट हो जाता है, प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन हो जाता है। ये तो हो गया निम्नतम तापमान वाला स्थान। अब निम्नतम तापमान वाला जिला, निम्नतम तापमान वाले जिले की बात करें तो ये जब ये माउंट सिरोही वाला पूरा का पूरा क्षेत्र वो पठारी और पर्वतीय है, तो सबसे ज्यादा तापमान भी कम कहां पर रहेगा, सिरोही जिले में। तो निम्नतम तापमान वाला जिला भी अपने पास क्या हो जाएगा, सिरोही हो जाएगा। अब अगर और इसमें फैक्ट की बात करते हैं तो एक फैक्ट बनता है, तापमान की बात कर रहे हैं, सर्वाधिक दैनिक तापांतर, सर्वाधिक दैनिक तापांतर। तापांतर का मतलब यह हुआ कि दिन और रात में जो तापमान का डिफरेंस होता है वो तापांतर है, या फिर 24 घंटे के अंतर्गत कितना उसमें परिवर्तन आता है वो तापमान का तापांतर कहलाता है। तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर की अगर बात करें तो जिला, सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाले जिले की बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर। जैसलमेर सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस जिले में हो जाएगा, जैसलमेर में शामिल हो जाएगा। अगर सर्वाधिक दैनिक तापांतर की बात करें तो अपने पास क्या हो जाएगा, दैनिक की बात कर रहे हैं तो जिला कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर की बात करें, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर, पूरे साल का औसत निकाल करके अगर तापमान में डिफरेंस की बात करें तो वो जिला कौन सा हो जाएगा, वो जिला हो जाएगा चूरू। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर कहां पर हो जाएगा, चूरू में हो जाएगा। अब सबसे कम दैनिक तापांतर की बात करें, सबसे
कम दैनिक तापांतर, दैनिक तापांतर सबसे कम अगर दैनिक तापांतर की बात करें तो कहां पर हो जाएगा? डूंगरपुर। अपने पास कौन सा जिला हो जाएगा? डूंगरपुर। सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहां पर है? जैसलमेर में। सबसे कम दैनिक तापांतर कहां पर है? डूंगरपुर में। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर कहां पर है? चूरू में। और सर्वाधिक सबसे कम वार्षिक तापांतर, वार्षिक तापांतर वाले अगर जिले की बात करते हैं तो अपने पास कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा। इस तथ्य को समझने की आवश्यकता है, यहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझो। सर्वाधिक दैनिक तापांतर यानी डेली जिसमें तापमान में परिवर्तन आता है, वो सबसे ज्यादा दैनिक तापांतर जैसलमेर। क्यों? जैसलमेर रेतीला इलाका है, रेत क्या है? वो जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडा होती है, इस कारण सबसे ज्यादा दैनिक तापांतर कहां पर होगा? अपना जैसलमेर में होगा। सबसे ज्यादा वार्षिक तापांतर, वार्षिक जो तापांतर की अगर सबसे ज्यादा बात आए तो चूरू क्या है कि सर्दियों में तो सबसे ज्यादा ठंडा रहता है और गर्मियों में सबसे ज्यादा गर्म रहता है। तो सर्वाधिक अगर पूरे साल की औसत निकाले तो कहां पर आएगी? चूरू में, जिसमें तापमान में सबसे ज्यादा अंतर आता है। सबसे कम दैनिक तापांतर डूंगरपुर में। डूंगरपुर क्या है कि एकदम सम स्थिति में रहता है, इसलिए सबसे कम दैनिक तापांतर कहां पर है? डूंगरपुर में। और सबसे कम वार्षिक तापांतर की अगर बात करें तो सबसे कम वार्षिक तापांतर कहां पर है? बांसवाड़ा में शामिल है। तो ये 4 फैक्ट अपने को और ध्यान में रखने हैं। अब आगे कुछ फैक्टों की और भी बात कर रहे हैं। ये सीधे सीधे फैक्ट है जिसको समझ के साथ में याद रखना है। आगे अगर बात करते हैं अपन सर्वाधिक गर्म माह, सबसे गर्म महीना कौन सा है? तो सबसे गर्म महीना अपने पास कौन सा हो जाएगा? जून हो जाएगा। और सबसे ठंडा, ठंडे की बात करें तो राजस्थान में सबसे ठंडा हो जाता है जनवरी, जबकि पूरे भारत में सबसे ठंडा माह दिसंबर होता है और राजस्थान में सबसे ठंडा माह का होता है जनवरी होता है। और सबसे गर्म माह कौन सा होता है? जून होता है। अब आगे और उसमें बात करें सर्वाधिक आर्द्र माह, सर्वाधिक कम आर्द्र की बात करते हैं। सर्वाधिक शुष्क जिसको कह सकते हैं, सर्वाधिक शुष्क या कम आर्द्र, कम आर्द्र मतलब आर्द्रता। आर्द्रता किसे कहते हैं कि वायुमंडल में जो नमी होती है, नमी की मात्रा या जल की मात्रा है, वो आर्द्रता कहलाती है। तो सबसे कम आर्द्रता कौन से महीने में होती है? इसकी अगर बात करें तो सबसे शुष्क या सबसे कम आर्द्र माह कौन सा होता है? तो सबसे कम आर्द्रता अप्रैल महीने में होती है राजस्थान में। और सबसे अधिक की बात करें तो जिसमें सबसे ज्यादा वर्षा होती है उसी समय में सबसे अधिक आर्द्रता होगी। और राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा तो जुलाई में होती है, परंतु अगस्त माह में सबसे आर्द्र माह है कि उस समय ह्यूमिडिटी की मात्रा ज्यादा होती है। अब अगर इसी में बात करें तो सर्वाधिक आर्द्र संभाग की बात कर लें, सर्वाधिक कम आर्द्र संभाग की बात करते हैं, कम आर्द्र। तो राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन सा संभाग आता है? जोधपुर संभाग आता है। तो सबसे कम आर्द्र संभाग कौन सा हो जाएगा? जोधपुर। और दक्षिणी अरावली या दक्षिण का पठार जिसको कहते हैं हाड़ौती प्रदेश, वहां पर सबसे अधिक वर्षा होती है। तो सबसे अधिक आर्द्र वाला कौन सा हो जाएगा? हाईएस्ट आर्द्र वाला संभाग कौन सा हो जाएगा? कोटा। तो ये फैक्ट अपने को ध्यान में रखने हैं। आगे अगर बात करते हैं कि सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन, सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं कि जब पेड़ पौधे जब अपना शोषण ग्रहण करते हैं तो वो क्या है कि वापस जब निकालते हैं तो वो ऑक्सीजन, जब पेड़ पौधे अपना शोषण ग्रहण करते हैं या फिर पत्तियों के द्वारा जब अपना भोजन बनाते हैं तो तब वो ग्रहण क्या क्या करते हैं? तब वो ग्रहण करते हैं तापमान और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और वापस रिलीज क्या करते हैं? ऑक्सीजन और जल को रिलीज करते हैं। तो सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन, सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन जिला यानी सबसे ज्यादा वाष्पोत्सर्जन कहां पर होता है? तो सबसे ज्यादा वाष्पोत्सर्जन कहां पर होता है? जैसलमेर में।
क्योंकि वहां तापमान अधिक होता है, तो इसके लिए इस कारण सबसे ज्यादा वाष्प उत्सर्जन कहां पर होगा, जैसलमेर में होगा। और निम्नतम वाष्प उत्सर्जन, निम्नतम वाष्प उत्सर्जन जिला अपने पास कौन सा हो जाएगा, डूंगरपुर हो जाएगा, कि डूंगरपुर में सबसे कम वाष्प उत्सर्जन होता है। ये फैक्ट अपने को ध्यान में रखने हैं। तो निम्नतम वाष्प उत्सर्जन वाला जिला कौन सा हो जाएगा, डूंगरपुर हो जाएगा। आगे और दो फैक्ट ग्रीष्म ऋतु के बारे में और बात कर लेते हैं, ये मुख्य मुख्य फैक्ट है। तो एक तो राजस्थान में मानसून से, मानसून कब आता है, अगली अपनी ऋतु मानसून। और ग्रीष्म ऋतु में अगर फैक्ट की बात करें तो मानसून से पूर्व एक वर्षा होती है, मानसून से पूर्व, यानी मानसून तो जुलाई अगस्त के अंतर्गत आता है या मध्य जून से आता है, परंतु उससे पहले भी कई बार मानसून आ जाता है और वो मानसून से पूर्व वर्षा कहलाती है। तो राजस्थान में मानसून से पूर्व वर्षा, राजस्थान में मानसून से पूर्व वर्षा क्या कहलाती है, ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान में मानसून से पूर्व जो वर्षा होती है उसको दोगड़ा कहते हैं, दोगड़ा, स्थानीय भाषा में इसको क्या कहते हैं, दोगड़ा कहते हैं। यानी राजस्थान में मानसून तो मध्य जून से आता है और मानसून से पूर्व जो वर्षा होती है वो क्या कहलाती है, राजस्थान में दोगड़ा कहलाती है। और एक तेज आवाज के साथ जो पवनें चलती है उसको क्या कहते हैं, तेज आवाज के साथ चलने वाली पवनें, जो राजस्थान में तेज आवाज के साथ है पवनें चलती है उसको क्या कहते हैं, अरडाव, अरडाव कहते हैं, अरडाती है। राजस्थान में जैसे बोलते हैं ना अरडाना, तो उसको क्या कहते हैं, अरडाव कहते हैं। कोई भी आदमी मतलब तेज गति से बोलता है तो अपने राजस्थानी में कहते हैं भाई, अरे भाई तू क्यों अरडा रहा है, तो ये वाली बात क्या उसका उसी का बात है कि वो क्या कहलाती है, अरडाव कहलाती है। एक बात और भी मुझे याद आ रही है, जैसे राजस्थान में एक बम्बूलिया होता है, तो बम्बूलिया की अगर बात करें तो राजस्थानी भाषा में इसे बतूड़िया कहते हैं। और जब हम छोटे थे तो हमें यह बताया गया था कि अगर ये बतूड़िया आता है और आप अपनी चप्पल को खोल करके या जो खल्ला है वो उसके अंतर्गत फेंक के मारते हैं, अगर वो खल्ला अगर आता है मुंदा, मतलब तो फिर वहां पर क्या है कि वो आपको वहां पर रुपया पैसा मिलने की संभावना रहती है। इस प्रकार के ऐसे हमने सुना है, परंतु होता वहां पर था नहीं कुछ भी। और मतलब ऐसा हमने बहुत बार किया है कि जो ही बतूड़िया आया और उसमें खल्ला मारा फेंक के, और फिर उंदा आया तो फिर नीचे खोद के देखा तो निकलना क्या था। तो इस प्रकार से बातें चलती रहती थी। तो आगे अगर बात करते हैं अपन, तो अगली ऋतु मानसून की बात करते हैं। आगे अपन बात करते हैं, जैसे ग्रीष्म ऋतु के मुख्य मुख्य फैक्ट अपन ने ले लिए थे। अब अगर अपन बात करते हैं वर्षा ऋतु की, वर्षा ऋतु की समय अपने को पता ही है, मध्य जून से सितंबर तक है। और हाईएस्ट तापमान इसमें कितना होता है, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस, और कम तापमान में 25 से 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। और इसमें मुख्य रूप से क्या चीज अपने पास आता है, मानसून। तो अब अपन बात करेंगे मानसून की। तो राजस्थान में मानसून किस प्रकार बनता है, मानसून क्या है, किस प्रकार से प्रवेश करता है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई मानसून शब्द की, इसके बारे में अपने अध्ययन का विषय अपना रहेगा। तो मानसून शब्द है वो मूल शब्द इसका क्या है, मूल शब्द मौसीम से बना है, मौसीम से बना है। मानसून जो शब्द है वो मूल रूप से किससे बना है, मौसीम शब्द से बना है। और मौसीम शब्द किसका है, अरबी भाषा का है। मौसीम शब्द अरबी भाषा का है। अपना विषय है मानसून। तो मानसून किस प्रकार से बना है, तो मूल शब्द इसका क्या है, मानसून का मौसीम है। और मूल शब्द मौसीम और किस भाषा का है, अरबी भाषा का है। अब अगर इसकी बात करते हैं कि इस शब्द को सबसे पहले प्रयोग किसने किया, शब्द प्रयोग, मानसून शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग है वो अल मसूदी ने किया था। ये एक अरबी भूगोलवेत्ता थे, अल मसूदी।
अल मसूदी ने इस शब्द का प्रयोग किया था। तो अपने पास मुख्य बातें मानसून से अगर बात करें तो मानसून शब्द मौसम से बना है, अरबी भाषा का शब्द है, और शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? अल मसूदी ने किया था। अब मानसून का अर्थ अगर निकाले तो अपन क्या होगा? इसका अर्थ इसका कई अर्थों में निकल सकता है। मानसून का अर्थ निकाले तो किस रूप में निकाल सकते हैं? एक तो हो जाएगा ऋतुओं में परिवर्तन। मानसून का अर्थ क्या हो जाएगा? ऋतुओं में परिवर्तन। मानसून का मतलब क्या हुआ? ग्रीष्म ऋतु थी और वर्षा ऋतु आ गई, तो ऋतुओं में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। और क्या बदला? हवाएं बदल गई, मौसमी हवाओं में परिवर्तन। मौसमी हवाओं में परिवर्तन हो गया। और क्या हुआ? हवा है वो जल से स्थल की ओर, हवा क्या हो जाती है? जल से हवाएं। मानसून में क्या आती है? जल से स्थल की ओर ही हवा आती है, जल से स्थल की ओर। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में जैसलमेर वाला और ये उत्तरी पश्चिमी राजस्थान है, वहां क्या पड़ता है? एक निम्न दबाव का केंद्र बनता है। और जहां समुद्र है वहां उच्च दाब का केंद्र बनता है। और हवा की प्रकृति क्या होती है कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। जब यहाँ राजस्थान के अंतर्गत एक निम्न दाब का वो होता है, केंद्र विकसित होता है, तो हवा समुद्र से किसकी तरफ आती है? राजस्थान में जहां पर निम्न दाब का केंद्र बना है वहां की तरफ आती है। तो मानसून का अर्थ तीन बातों में ले सकते हैं। ऋतुओं में परिवर्तन हो जाता है मानसून में, मौसमी हवाओं में परिवर्तन हो जाता है, और हवाएं क्या है? वो जल से स्थल की ओर चलने लगती है। तो ये बातें मुख्य रूप से मानसून से आती है। और भारत और राजस्थान का मानसून है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहलाता है। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। भारत और राजस्थान का मानसून क्या कहलाता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहलाता है। चाहे राजस्थान में या भारत में किसी भी शाखा, चाहे किसी भी तरीके से आए, परंतु राजस्थान और भारत का जो मानसून है वो उस मानसून को अपन क्या कहेंगे? दक्षिणी पश्चिमी मानसून ही कहेंगे। अब राजस्थान में ये क्या है कि जैसे भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति है, जैसे इस प्रकार की है नीचे से, अगर इस प्रकार की बात करें तो नीचे से ये वाली स्थिति है। तो नीचे से क्या है कि हिंद महासागर से हवाएं आती है और ये हवाएं इस प्रकार से चलती है और यहां आकर ये हवाएं मुड़ती है, और ये इन मानसून की जो हवाएं हैं वो उनकी क्या है? वो दिशा क्या हो जाती है? दक्षिण से क्या हो जाती है? पश्चिम की ओर हो जाती है। इस प्रकार से इनकी दिशाएं होती है, दक्षिण से पश्चिम की ओर इनकी दिशाएं होती है। परंतु भारत की जो स्थिति है वो प्रायद्वीपीय स्थिति है। तो यहां पर क्या है कि हवाएं ये दो रूप में बढ़ जाती है, एक तो इस साइड में चलने वाली और एक है इस साइड में चलने वाली। तो तब ये मानसून जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो दो शाखाओं के अंतर्गत बट जाता है। जो राजस्थान और भारत में आने वाला दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, उस पूरे मानसून, जितना मानसून पूरे भारत में आता है उसको अपन क्या कहेंगे? दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहेंगे। भारत की स्थिति कैसी है? प्रायद्वीपीय स्थिति है। जब भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति है तो वो मानसून क्या है कि अपने दो शाखाओं में बट जाता है। और राजस्थान और भारत का मानसून वो कितनी शाखाओं में बढ़ जाता है? दो शाखाओं में बढ़ जाता है। अब यहां अपने को ये ध्यान में रखना है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की कितनी शाखा बन जाती है? दो शाखा बन जाती है। इस दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दो शाखा बन जाती है। एक शाखा अगर इसकी शाखा की बात करते हैं तो इसकी दो शाखा बन जाती है। तो राजस्थान, अगर भारत की बात करें तो यहां पर क्या है? बंगाल की खाड़ी है और यहां पर क्या है? अरब सागर है। तो इसी प्रकार से इस जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, जो भारत का मानसून है, उसकी कितनी शाखाएं बन जाती है? दो शाखाएं बन जाती है। एक शाखा हो जाती है अरब सागर शाखा, यानी कि हवाएं है वो कहां से होकर जाती है? अरब सागर से होकर जाती है। और दूसरी शाखा है वो हवाएं कहां से होकर के जाती है? बंगाल की खाड़ी से होकर के जाती है। तो ये कितनी शाखाओं में बढ़ जाता है? दो शाखाओं में बढ़ जाता है। एक अरब सागर शाखा और दूसरी
बंगाल की खाड़ी शाखा, बंगाल की खाड़ी शाखा। अब इसमें यह बात ध्यान में रखने वाली बात है कि अरब सागर वाली शाखा है, उसमें कोई अवरोध पैदा नहीं होता है। तो ये अरब सागर वाली शाखा है वो सबसे कम वर्षा करती है। ये मुख्य रूप से जो जो पश्चिमी घाट है वहीं पर सबसे अधिक वर्षा करती है, और बाद में ये अरब सागर वाली शाखा है वो पूरे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से होते हुए कहां जाके टकराती है, ये हिमालय में जाके टकराती है, फिर हिमालय में वर्षा करती है, और जब लौटती हुई ये शाखा आती है अरब सागर वाली शाखा, तब राजस्थान के कुछ हिस्सों में इससे बरसात होती है। और ये बंगाल की खाड़ी की शाखा ये पूरे भारत के अंतर्गत फैल जाती है, और इससे भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो अब इसकी उप शाखा भी बन जाती है। ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, पूरे भारत में आता है, और इसकी दो शाखा बन जाती है। एक शाखा बन जाती है अरब सागर की शाखा, और दूसरी शाखा बन जाती है बंगाल की खाड़ी शाखा। सबसे ज्यादा वर्षा किससे होती है? बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब अरब सागर की शाखा के कौन से भाग है और बंगाल की खाड़ी की शाखा के कौन से भाग है? तो बंगाल की खाड़ी शाखा के दो भाग बनते हैं। एक तो उत्तर का विशाल मैदान शाखा, विशाल मैदान शाखा, जो पूरा भारत है उसको पांच भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है। उसमें एक विभाग कौन सा है? उत्तर का विशाल मैदान। तो एक तो शाखा बनती है उत्तर का विशाल मैदान, और दूसरी शाखा बनती है पूर्वी हिमालय शाखा। और दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी की कितनी शाखा बनती है? दो बनती है। एक तो उत्तर की विशाल मैदान शाखा, जिसमें इसकी खासियत क्या है? राजस्थान में सबसे ज्यादा सक्रिय, राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा। तो ये उत्तर का विशाल मैदान शाखा है, वो क्या है कि अरावली के आकर के टकराती है, और ये इससे उत्तर के विशाल मैदान की शाखा से राजस्थान के अंतर्गत सबसे अधिक वर्षा होती है। परंतु फिर भी इसकी एक ये महत्वपूर्ण कमजोरी है कि जब तक ये पूरे भारत को पार करके अरावली पर आकर के टकराती है, तब तक ये अपनी नमी खो देती है, और इस कारण राजस्थान में कुछ कम वर्षा हो पाती है। अत्यधिक वर्षा, अधिक मात्रा में वर्षा नहीं हो पाती है। तो राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा उत्तर की विशाल मैदान की शाखा से होती है। कौन सी शाखा से होती है? बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। और इसकी दूसरी शाखा इसकी कौन सी है? पूर्वी हिमालय शाखा, पूर्वी हिमालय शाखा, जो बंगाल से होती हुई पूर्वी हिमालय में असम और वहां जाके जो सेवन सिस्टर के राज्य है वहां जाकर के क्या है कि हिमालय पर टकराती है। तब असम में जो राज्य है मेघालय में मौसिनराम गांव में सबसे अधिक वर्षा ये करती है। ये बंगाल की खाड़ी की शाखा है, वो जाके कहां पर? बंगाल में, और जो सेवन सिस्टर में जाकर के फिर हिमालय के पूर्वी हिमालय से जाकर के टकराती है, और इसलिए पूरे भारत में या पूरे विश्व में सबसे अधिक वर्षा ये वाली शाखा करती है। तो दो शाखा हो गई। एक अरब सागर की तीन शाखा है। अरब सागर की जो शाखा है उसकी तीन उप शाखा है। एक तो पश्चिमी घाट शाखा, जो सबसे अधिक वर्षा यही करती है, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा करती है। पश्चिमी घाट शाखा, पश्चिमी घाट शाखा, पश्चिमी घाट शाखा हो गई। और दूसरी शाखा इसमें हो जाती है छोटा नागपुर, छोटा नागपुर की शाखा जो महाराष्ट्र में अधिक वर्षा करती है, छोटा नागपुर शाखा। और तीसरी शाखा है वो हिमाचल शाखा है, जो राजस्थान में अरावली के पास से होकर गुजरती है, हिमाचल शाखा, हिमाचल शाखा। तो राजस्थान में यही शाखा आती है। तो राजस्थान, अगर पूरी बात करें, दोबारा इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि भारत और राजस्थान का जो मानसून है उसको दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून को दो भागों में बांटा गया, एक बंगाल की खाड़ी शाखा और एक अरब सागर की शाखा। बंगाल की खाड़ी शाखा को फिर दो भागों में बांटा गया, उत्तर के विशाल मैदान की शाखा और पूर्वी हिमालय की शाखा। उत्तर के विशाल मैदान की शाखा है जो राजस्थान में वर्षा करती है। अब अगर बात करें तो अरब सागर की शाखा को तीन भागों में बांटा गया, पश्चिमी घाट शाखा, छोटा नागपुर शाखा और हिमाचल शाखा। हिमाचल शाखा क्या है कि वो क्या है कि पश्चिमी हिमालय से जाकर टकराती है और ये लौटते हुए राजस्थान में वर्षा करती है। तो राजस्थान में मुख्य रूप से कौन सी दो शाखा आ गई? एक तो उत्तर के विशाल मैदान की शाखा, जिससे राजस्थान में 80% वर्षा इसी से होती है, और दूसरी महत्वपूर्ण शाखा कौन सी होगी? वर्षा ऋतु में जितनी वर्षा होती है मानसून से, वो 80 और 90% वर्षा, 80% वर्षा उसी से होती है, और हिमाचल शाखा से कम मात्रा में वर्षा होती है। तो राजस्थान में मुख्य रूप से कौन सी दो मानसून की शाखा स्टार्ट होगी? एक तो उत्तर की विशाल मैदान की शाखा और एक
हिमाचल शाखा, जिसको एक तो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा भी यहाँ आती है और अरब सागर की वाली शाखा भी यहाँ आती है। अब अगर अपन बात करते हैं मानसून के बारे में और फैक्ट की, तो अगर पूरे भारत में अगर बात करें तो मानसून का आगमन कब होता है? भारत में मानसून आगमन, मानसून आगमन यानी पूरे भारत के अंतर्गत दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, ये भारत में कब आता है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो भारत में सबसे पहले कब आता है? 1 जून को आता है भारत की मुख्य भूमि में। अगर भारत के द्वीप की बात करें तो जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है वहां सबसे पहले आता है, परंतु मुख्य भूमि की अगर बात करें तो भारत में मानसून कब आता है? 1 जून को आता है। और कहां पर आता है? मालाबार तट पर, मालाबार तट पर 1 जून को मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो आकर के दस्तक देता है, द्वार खड़खड़ाता है भारत के। और कहां पर देता है दस्तक? मालाबार तट पर देता है, और ये कहां पड़ता है? केरल में। तो सबसे पहले 1 जून को मानसून कहां आता है? मुख्य भूमि में। अगर द्वीप समूह की बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे पहले आता है, परंतु मुख्य भूमि में सबसे पहले कब आता है? मालाबार तट पर आता है। कब आता है? 1 जून को आता है। अब अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में मानसून आगमन, मानसून आगमन, राजस्थान में अगर मानसून की बात करें तो सबसे पहले मानसून कहां आता है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर में आता है। कहां पर आता है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर में आता है। और कौन सा आता है सबसे पहले? हमारे पास हिमाचल शाखा वाला सबसे पहले हमारे पास कौन सी शाखा पहुंचती है? हिमाचल शाखा। तो राजस्थान में सबसे पहले पहुंचती तो कौन सी है? हिमाचल शाखा। और उसके बाद में कौन सी शाखा पहुंचती है? अपने पास है उत्तरी विशाल मैदान शाखा, जो अपने पास क्या है? बंगाल की खाड़ी की जो उपशाखा है वो उत्तरी विशाल मैदान शाखा बाद में पहुंचती है। और सबसे पहले राजस्थान में कौन सी शाखा दस्तक देती है? हिमाचल शाखा दस्तक देती है। तो राजस्थान में इस प्रकार से आगमन होता है। आगे अगर बात करते हैं तो राजस्थान में सबसे पहले हिमाचल शाखा आती है। अगर इसमें और फैक्ट में बात करें, सर्वप्रथम हिमाचल शाखा, आगमन, तो राजस्थान के नीचे से इस प्रकार की स्थिति है। अगर यहां की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले इस साइड से जितने भी शाखा आएगी तो कहां पर आएगी? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में स्वाभाविक रूप से आएगी। तो ये सर्वप्रथम हिमाचल शाखा आती है। और हिमाचल शाखा की जो दिशा है वो इस साइड से आती है, इस साइड से आती है। और यहां पर अरावली पर्वतमाला है। तो ये हिमाचल शाखा है वो इस प्रकार से अरावली के समांतर निकलती है। कहां से निकलती है? अरावली के समांतर निकलती है। तो इसकी दिशा क्या हो गई? सर्वप्रथम हिमाचल शाखा आगमन, और दिशा की इसकी बात करते हैं तो इसकी दिशा हो गई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व यानी अरावली के बिल्कुल समांतर। जो अरावली की दिशा है वो एक किसकी दिशा हो जाएगी? हिमाचल शाखा की, मानसून शाखा की दिशा हो जाएगी। अरावली की दिशा क्या है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। और सेम उसी तरीके से ये जो सबसे पहले हिमाचल शाखा वाला मानसून प्रवेश करता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की हिमाचल शाखा राजस्थान में सर्वप्रथम आती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में दस्तक देती है और अरावली के समांतर जाके हिमालय से टकराती है और वहां पर वापस लौटते हुए राजस्थान में वर्षा करती है। अगर यहां बात करें तो भारत में सबसे पहले मानसून आगमन कहां होता है? 1 जून को होता है सबसे पहले, तो यहां होता है। अगर लास्ट की बात करें तो लास्ट सबसे पहले अंतिम में लद्दाख में पहुंचता है। अंत में मानसून कहां पर पहुंचता है? लद्दाख में पहुंचता है, मुख्य भूमि की अगर बात करें। और सबसे पहले मालाबार तट है, केरल पे आता है। और अंतिम लास्ट में मानसून कहां पर पहुंचता है? लद्दाख में पहुंचता है। और वो एक वृष्टि छाया प्रदेश है, वहां वर्षा बहुत कम होती है, ना के बराबर वर्षा होती है। तो राजस्थान में सर्वप्रथम हिमाचल शाखा का आगमन होता है और इसकी दिशा है वो दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है और बहुत कम वर्षा करती है, बहुत कम वर्षा करती है। और बहुत कम वर्षा क्यों करती है? कि इस शाखा को सीधे हिमालय पर जाके टकराती है, बीच में कोई अवरोध नहीं है। बहुत कम वर्षा बिना अवरोध के, बिना अवरोध के
जब मानसून की हवा को टकराने के लिए अवरोध नहीं मिलता है तो वो सीधी की सीधी निकल जाती है, नमी युक्त तो होती है परंतु वर्षा नहीं करती है। और बिना अवरोध के कारण क्या है कि ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक सीधी चली जाती है और हिमालय पर जाके टकराती है, आते वक्त कुछ मात्रा में वर्षा करते हैं। इसी कारण अरावली के इधर वाला जो 50 सेमी वर्षा रेखा के 61.11% क्षेत्र है वो सूखा रह जाता है और यहाँ बहुत कम वर्षा हो पाती है, ये कारण है इसका। तो ये हो गया, ये शाखा हो गई। और दूसरी शाखा अपने पास कौन सी है? दूसरी शाखा अपने पास हो गई ये उत्तर की विशाल मैदान शाखा, उत्तर के विशाल मैदान की शाखा। सबसे ज्यादा वर्षा यहीं से होती है। और इसकी दिशा क्या होती है? इसकी दिशा क्या होती है? अगर दिशा की बात करें तो ये इस साइड से आती है, ये राजस्थान है, ये इस साइड से आती है, इस साइड से आती है और इस साइड से कहां से प्रवेश करती है? राजस्थान में ये प्रवेश करती है दक्षिण पूर्व की ओर। कहां पर प्रवेश करती है? दक्षिण पूर्व से। और दक्षिण पूर्व से कहां चलती है? उत्तर पूर्व की ओर है। दक्षिण और पश्चिम में प्रवेश करती है। ये कहां पर प्रवेश करती है? दक्षिण और पूर्व में प्रवेश करती है। दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। दक्षिण पूर्व में यहां पर प्रवेश करी और फिर राजस्थान में यहां पर जाके कहां पर टकराई? अरावली में टकराई। तो इसकी दिशा कौन सी हो जाएगी? दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर है, इसकी दिशा हो जाती है। और ये मानसून की शाखा है वो अरावली पे टकराती है, तो इस कारण इस क्षेत्र में अधिकतम वर्षा होती है। तो इससे सबसे अधिक वर्षा, सबसे अधिक वर्षा, इस कारण यहां पर सबसे अधिक वर्षा होती है। तो ये राजस्थान में कौन कौन सी दो शाखा आती है और किस प्रकार से इसकी दिशा होती है और किस प्रकार से इसकी वर्षा होती है। अधिकतम वर्षा किससे होती है? उत्तर के विशाल मैदान की शाखा से होती है। क्यों होती है? कि ये शाखा आके कहां पर टकराती है? अरावली में टकराती है। परंतु एक इसमें कमी रह जाती है कि जब तक ये यहाँ पहुंचती है अरावली में, तब तक ये अपनी नमी की मात्रा काफी खो देती है, इस कारण थोड़ी कम वर्षा होती है। अगर ये नमी वैसी की वैसी बरकरार रखती है तो यहाँ 100 अधिकतम वर्षा होती, 100, 150 और 200 सेमी तक वर्षा होती है। यह कारण है कि वो अपनी नमी खो देती है, इस कारण कम वर्षा हो पाती है। और अगर मानसून के और तथ्यों की, अगर महत्वपूर्ण तथ्यों की और बात करते हैं, अपन बात राजस्थान की लेके चल रहे हैं, तो और तथ्यों के मानसून में और तथ्यों की अगर मुख्य रूप से और कौन कौन से फैक्ट इसके अंतर्गत कारगर है उसके बारे में अगर बात करते हैं, तो राजस्थान में एक तो यह फैक्ट आता है कि दोनों शाखा कहां मिलती है। राजस्थान में दो शाखा आती है, एक तो अरब सागर की शाखा आती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा आती है। अरब सागर की जो शाखा है उसकी उप शाखा हिमाचल शाखा आती है। राजस्थान में कौन सी शाखा आती है? दोनों शाखा, यानी हिमाचल शाखा प्लस दोनों शाखा मिलती है। राजस्थान के अंतर्गत जो दोनों शाखा आती है वो बांसवाड़ा में मिलती है। कहां पर मिलती है? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा जिले में ये दोनों शाखा मिलती है, एक हिमाचल की शाखा होगी और एक उत्तर के विशाल मैदान की शाखा, विशाल मैदान शाखा। ये दोनों के दोनों शाखा, जैसे राजस्थान की स्थिति इस प्रकार की है नीचे से, अगर इसकी बात करें तो ये यहां पर क्या पड़ता है अपने पास है? बांसवाड़ा पड़ता है। तो ये जो शाखा आती है, जो आती है अरब सागर वाली शाखा, ये भी कहां पर आती है? यहां पर आके मिलती है। और ये जो उत्तर की विशाल मैदान वाली शाखा आती है, जो ऐसे आती है, वो भी कहां पर मिलती है? बांसवाड़ा में आकर के मिलती है। तो ये दोनों शाखा कहां पर टकराती है? तो बंगाल की खाड़ी की उपशाखा और अरब सागर की खाड़ी जो है अपना, उसकी जो उपशाखा, वो दोनों आकर के कहां पर टकराती है? बांसवाड़ा में टकराती है। इसलिए यहां अधिक वर्षा बड़ा स्थानीय हो जाता है, अधिक वर्षा। और इसका प्रभाव कहां तक होता है? जब ये दोनों शाखा टकराती है तो इसका प्रभाव शिरोई में तक होता है। शिरोई में होता है तो शिरोई में अधिक वर्षा होती है और इसका जो प्रभाव है वो माउंट आबू तक भी इसका प्रभाव पड़ता है, इसलिए वहां अधिक वर्षा होती है। ये अपने शाखा की बात होगी। और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाता है राजस्थान की औसत वर्षा। राजस्थान में औसत वर्षा, जब मानसून की बात करें तो वर्षा की बात भी अपना करना स्वाभाविक है। तो राजस्थान में औसत वर्षा है वो 57.8
5 सेंटीमीटर है। तो राजस्थान की औसत वर्षा कितनी है? 57.5 सेंटीमीटर है। अगर बात करें तो इसी फैक्ट में, वर्षा वाले फैक्ट में, तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, सर्वाधिक वर्षा का स्थान, अगर सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान की बात करें तो माउंट आबू हो जाएगा, माउंट आबू। और यहां कौन से जिलों में पड़ता है? सिरोही में। और यहां वर्षा कितने तक पहुंच जाती है? 150 सेंटीमीटर तक वर्षा यहां पर पहुंच जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा हो जाएगा? माउंट आबू, सिरोही हो जाएगा। और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान तो ये हो गया। न्यूनतम वाला अगर बात करें तो सर्वाधिक और न्यूनतम वाला स्थान हो जाता है सम। ये कहां पड़ता है? जैसलमेर में। सम के टीले फेमस है। तो यहां पर 0 सेमी वर्षा, यानी ना के बराबर वर्षा होती है। बाई चांस कभी कभार होगी तो अलग बात है। तो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा हो जाएगा? माउंट आबू, सिरोही 150 सेंटीमीटर। और न्यूनतम वर्षा वाला स्थान सम, जैसलमेर 0 सेंटीमीटर वर्षा वाला। अब आ जाएगा अपने पास सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। सर्वाधिक वर्षा का जिला, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़ है। झालावाड़ है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़ है, जहां पर औसत वर्षा कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है। और सर्वाधिक न्यूनतम वर्षा वाला वर्षा का जिला, न्यूनतम वर्षा वाला जिला अपने पास हो जाता है चूरू। और यहां पर औसत वार्षिक वर्षा है वो 10 सेंटीमीटर है। तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा माउंट आबू, सिरोही 150 सेंटीमीटर। न्यूनतम वर्षा सम, जैसलमेर 0 सेंटीमीटर। सर्वाधिक वर्षा का जिला झालावाड़ 100 सेंटीमीटर। और न्यूनतम वर्षा का जिला चूरू 10 सेंटीमीटर। ये हो गया। तो राजस्थान में ये वर्षा की स्थिति होगी। अब आगे और फैक्ट की बात करते हैं। तो राजस्थान में वर्षा, मानसून की कौन सी घटनाएं होती है? मानसून में कौन कौन सी घटनाएं होती है? मानसून में मुख्य रूप से 4 घटनाएं उभर कर आती है। एक तो होता है मानसूनी घटनाएं। अगर बात करें तो मानसूनी घटनाएं, तो 4 घटना मुख्य रूप से आती है। तो पहली घटना अपने पास हो जाती है मानसून का प्रस्फोटन। मानसून का प्रस्फोटन। प्रस्फोटन का मतलब हो गया फूटना या शुरुआत में उसका जारी रहना। तो ये क्या कहलाता है? मानसून का प्रस्फोटन का मतलब हो गया शुरुआत में तेज वर्षा होना। इसका मतलब क्या हो गया? शुरुआत में, मानसून के शुरुआत में तेज वर्षा होना। यानी जो ही राजस्थान में मानसून आया और मानसून का क्या हो गया? प्रस्फोटन हो गया। यानी आते ही मानसून की तेज गति से वर्षा हो गई। और कौन से महीने में होता है ये? जुलाई और अगस्त में ये मुख्य रूप से होता है कि मानसून का प्रस्फोटन राजस्थान में कब होता है? मानसून आते ही मानसून का प्रस्फोटन होता है। जुलाई में तेज वर्षा का होना, शुरुआत में तेज वर्षा क्या कहलाता है? मानसून का प्रस्फोटन कहलाता है। और दूसरा हो जाता है मानसून का प्रतिच्छेदन। प्रतिच्छेदन का मतलब होता है टुकड़े या टूटना। मानसून का अंतराल, इसका मतलब होता है मानसून का प्रतिच्छेदन। प्रतिच्छेदन, मानसून का प्रतिच्छेदन। मानसून का प्रतिच्छेदन की अगर बात करें तो मानसून का जो है वो प्रतिच्छेदन, प्रतिच्छेदन चाहे यहां पे आ जाएगा प्रतिच्छेदन, प्रतिच्छेदन। प्रतिच्छेदन का मतलब होता है उसमें अंतराल आना या टूटना। मानसून का प्रतिच्छेदन यानी शुरुआत की तेज वर्षा के बाद, शुरुआत की तेज वर्षा के बाद 2-3 सप्ताह तक वर्षा नहीं होना। यानी मानसून आया, आते ही तेज गति से बरसात हो गई तो उसको अपन क्या कहेंगे? मानसून का प्रस्फोटन।
और तेज गति के बरसात होने के बाद में एक अंतराल आ जाता है, तो वो क्या कहलाता है, मानसून का प्रतिच्छेदन कहलाता है। 2-3 सप्ताह तक फिर बरसात होती नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, मानसून का प्रतिच्छेदन कहलाता है। और तीसरी मानसून की घटना हो जाती है, ये अपन पहले तो पढ़ के आए, वैसे तो अपन इसको बारे में पढ़ा था, मानसून का निवर्तन, निवर्तन मतलब लौटना, मानसून का निवर्तन यानी मानसून का लौटना, मानसून का लौटना यानी बरसात होने के बाद में मानसून लौट जाता है। यह घटना कब होती है, अक्टूबर नवंबर में। मध्य जून से लेकर के सितंबर तक ये मानसून सक्रिय रहता है और उसमें मुख्य रूप से सक्रिय जुलाई अगस्त में रहता है। और मानसून का निवर्तन यानी मानसून का लौटना, अक्टूबर नवंबर में मानसून राजस्थान से चला जाता है, यह क्या कहलाता है, मानसून का निवर्तन कहलाता है। इसके बाद आता है अक्टूबर हीट, यह भी एक मानसून का हिस्सा है और बाकी ये शीत ऋतु के अंतर्गत शामिल हो जाता है। ये वाली बात भी शीत ऋतु में आ जाती है, इसमें इतनी खास है, कोई खास नहीं है, और ये वाली भी शीत ऋतु में आ जाती है, परंतु दोनों रिलेटेड किससे, मानसून से, तब इसको अपन इसको मानसून के अंतर्गत लेके आ जाते हैं। अक्टूबर हीट, अक्टूबर हीट जिसको कार्तिक हीट भी कह सकते हैं, यानी मानसून लौटने के बाद, मानसून के लौटने के बाद तापमान का बढ़ना, यानी मानसून तो लौट जाता है और उसके बाद में तापमान क्या है कि वापस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, यानी शीतकाल से पहले एक बार बीच में फिर वापस से एक बार गर्मी आ जाती है, तापमान बढ़ने लग जाता है, वो क्या कहलाता है, अक्टूबर हीट कहलाता है। तो मानसून में 4 मुख्य घटनाएं होती है, एक तो शुरुआत में मानसून आया और तेज गति से बरसा, मानसून का प्रस्फोटन, फिर मानसून का प्रतिच्छेदन, मानसून आया तेज गति से बरसा और बीच में 2-3 सप्ताह तक बिल्कुल भी बरसात नहीं हुई, तो मानसून का प्रतिच्छेदन, और फिर क्या है कि मानसून जब नहीं बरसा और जब हुई तो बरसात, उसके बाद में मानसून लौट गया, तो मानसून का निवर्तन अक्टूबर नवंबर में, और मानसून लौटने के बाद फिर तापमान का बढ़ना, कार्तिक हीट या अक्टूबर हीट इसको अपने कह सकते हैं। अब एक मानसून को 2 चीजें सबसे ज्यादा प्रभावित होती है, और वो जैसे राजस्थान की ज्योग्राफी में वो मायने नहीं रखती, परंतु उसको जानना जरूरी है कि आम जब मौसम, यानी पूरे भारत की आबादी है वो 80% 70% कृषि पर डिपेंड करती है, और मानसून भारत की पूरी जलवायु को अपन क्या कह सकते हैं, मानसूनी जलवायु कह सकते हैं। तो मानसून को पूरी तरीके से पढ़ना इंपॉर्टेंट है। मानसून में 2 बातें महत्वपूर्ण रूप से आती है, एक अल नीनो और ला नीनो। अगला अपने टॉपिक की बात करते हैं, अल नीनो और ला नीनो क्या है। एक इसी मानसून के अंतर्गत 2 बातें मुख्य रूप से आती है, ला नीनो और अल नीनो। ये एक प्रकार की वैश्विक घटनाएं है और इसका प्रभाव मानसून पर पड़ता है। इसको जानना जरूरी है क्योंकि राजस्थान और भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है। तो आगे अपन बात करते हैं वैश्विक घटनाओं, वैश्विक घटनाओं का मानसून पर प्रभाव, यानी वैश्विक जो महत्वपूर्ण एक ऐसी वैश्विक घटना है जिसका मानसून पर कई चीजों का प्रभाव पड़ता है। वैसे अगर मानसून को बढ़ाने की बात करें तो अल नीनो और ला नीनो का, जेट स्ट्रीम का और तापमान का, बहुत सी चीजों का इसमें प्रभाव पड़ता है। पर मुख्य रूप से जो इस मानसून को दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान और भारत में आने वाला दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, उसके ऊपर क्या है कि वैश्विक घटनाओं मुख्य रूप से अल नीनो और ला नीनो का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। अब अगर बात करते हैं अपन अल नीनो, अल नीनो, और दूसरी बात अपने पास हो जाएगी ला नीनो। अपने पास कौन सी हो जाएगी, ला नीनो। ये शब्द आपने बहुत बार सुने होंगे कि अल नीनो और ला नीनो क्या है। अब अगर इसकी अपने बात करते हैं तो सबसे पहले अगर बात करते हैं कि अल नीनो का अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका मतलब है ईश्वर का शिशु, ईश्वर का शिशु, और एक दूसरा इसका नाम होता है महासागर का बुखार, महासागर का बुखार। ये इसके शाब्दिक अर्थ है अल नीनो का। अल नीनो का शाब्दिक अर्थ है ईश्वर का शिशु या महासागर का
बुखार। अब इसकी बात करते हैं तो ये क्या है, गर्म जल धारा है, गर्म जल धारा है। अल नीनो क्या है, गर्म जल धारा है। और ला नीनो क्या है, सेम इसी की बात हो, ये ठंडी जल धारा है, इसके विपरीत है, ठंडी जल धारा है। तो अल नीनो है वो गर्म जल धारा है, ये ध्यान रखने वाली बात है। और इसका मानसून पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, इस कारण इसका अपना अध्ययन कर रहे हैं कि अल नीनो क्या है, ईश्वर का शिशु या महासागर का बुखार कहते हैं। और ये गर्म जल धारा है। और ला नीनो क्या है, ठंडी जल धारा है। ये कब चलती है, दिसंबर के अंतिम सप्ताह में। अल नीनो कब आती है, ये गर्म जल धारा है और कब चलती है, दिसंबर के अंतिम सप्ताह में। ला नीनो क्या है, ठंडी जल धारा है और कब चलती है, दिसंबर के अंतिम सप्ताह में, दिसंबर के अंतिम सप्ताह में। बस इसमें अल नीनो में गर्म है और ला नीनो में ठंडी है। दोनों की समय क्या है, दोनों का सेम है। समय की अगर बात करते हैं तो समय दोनों का सेम है। ये भी दिसंबर के अंतिम सप्ताह में चलती है और ये भी दिसंबर के अंतिम सप्ताह में चलती है। स्थान दोनों का सेम है, दोनों दो चीजें इनका सेम है, स्थान दोनों का सेम है और प्रभाव दोनों का अलग अलग है। ये अपन तीन इसमें मुख्य रूप से बातें आई, ये गर्म जल धारा है, ये ठंडी जल धारा है। समय दोनों का एक है, दिसंबर के अंतिम सप्ताह में, दिसंबर के अंतिम सप्ताह में। स्थान दोनों का एक है, तो स्थान इसका है 3 से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यानी कि 3 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच चलती है। और कहां चलती है, मध्य दक्षिणी प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर चलती है। कहां पर चलती है, मध्य दक्षिणी प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर चलने वाली गर्म जल धारा, पूर्वी तट पर चलती है। गर्म जल धारा तो है ही है, यानी 23 से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कह सकते हैं, या फिर मध्य दक्षिणी प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर चलती है। कहां पर चलती है, ये मध्य दक्षिणी प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर चलती है। और यही सेम बात इसमें कहां पर हो जाएगी, ये भी कहां चलती है, मध्य, सेम ही जगह है परंतु प्रकृति अलग अलग है, एक ठंडी है एक गर्म है बस, और प्रभाव अलग अलग होगा। प्रकृति अगर इसकी बात करें तो ये प्रकृति हो जाएगी, ये प्रकृति हो जाएगी। बाकी प्रकृति दोनों की अलग अलग है, एक गर्म है और एक ठंडी है। समय दोनों का सेम है, दिसंबर के अंतिम सप्ताह में, दिसंबर के अंतिम सप्ताह में। स्थान दोनों का सेम है, मध्य दक्षिणी प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर, मध्य दक्षिणी प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर। दोनों का चलने का जो स्थान है वो सेम है। अब बात करते हैं प्रभाव की। कई बार ये शब्द आता है कि अब की बार तो अल नीनो हो गया, तो अल नीनो का क्या प्रभाव पड़ता है, मानसून देरी से आता है। अल नीनो का क्या प्रभाव पड़ता है, मानसून का देरी से आना और कम सक्रिय होना, और कम सक्रिय होना या फिर कम प्रभावशाली होना, और कम प्रभावशाली होना यानी कमजोर। यानी कि अगर अल नीनो हुआ, अगर इस बात को समझने की आवश्यकता है कि अल नीनो क्या है, प्रकृति अगर दोनों की बात करें तो एक गर्म है और एक है ठंडी जलधारा है, दोनों ही जलधारा है। समय की बात करें तो दोनों ही अंतिम दिसंबर के अंतिम सप्ताह में आती है। स्थान की बात करें तो दोनों ही दक्षिणी मध्य प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर चलती है। प्रभाव दोनों का अलग अलग है, प्रकृति दोनों की अलग अलग है, समय और स्थान दोनों का सेम है। प्रभाव क्या होता है, अगर अल नीनो हुआ तो मानसून देरी से आया और बहुत कम प्रभावशाली हुआ, उसका प्रभाव भी यानी कमजोर, मानसून कमजोर। अगर अल नीनो हुआ तो मानसून कमजोर, और ला नीनो हुआ तो क्या हुआ,
मानसून का समय पर आना, मानसून का समय पर आना, एक तो मानसून समय पर आएगा और एक अधिक प्रभावशाली होगा, अधिक प्रभावशाली होना यानी मजबूत। यानी अगर ला लिनो हुआ तो मानसून क्या है, मजबूत है, और अगर अल लिनो हुआ तो मानसून क्या है, कमजोर है। ये अपने को ध्यान में रखना है। मजबूत का मतलब ठंडा और कमजोर का मतलब गर्म, तो ये बातें ध्यान रखनी है। और कहां पर ये कौन सी धारा कहां पर चलती है, तो ये अपना पहला वीडियो है, इसके अंतर्गत अपन ने ऋतुएं कौन कौन सी है, उसमें 2 ऋतुओं का अध्ययन अपन ने कंप्लीटली कर लिया है, ग्रीष्म ऋतु का और मानसूनी और वर्षा ऋतु का अपन ने अध्ययन कंप्लीट कर लिया है। अगला अपना अध्ययन का विषय रहेगा शीत ऋतु का अध्ययन, और उसके बाद में राजस्थान को कितनी जलवायु प्रदेशों के अंतर्गत बांटा गया है और मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारण क्या है। 3 वीडियो में अगर अपन इसको आगे कंप्लीट कर लेंगे, पूरी राजस्थान की जलवायु 4 वीडियो में अपन कंप्लीट कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच बने और ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन की तैयारी करने वालों को इसका फायदा मिले। वंदे मातरम, जय हिंद।